अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो दोस्तों देख रहे हैं। दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ कि न्यूजीलैंड ने अपने स्क्वाड में की है तब्दीली। टॉम लैथम जो है बाहर हो चुके हैं, क्या वजह बनी है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला कर लिया है कि वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं स्टेडियम्स में, मजीद इन्वेस्ट होंगे, किस किस स्टेडियम में इन्वेस्ट होंगे वो आपको बताएंगे। वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन ने एक लेटर लिखा आईसीसी को, क्या कहानी पे लिखा है, क्यों लिखा है वो आपको बताएंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेली जाएगी T20 सीरीज, कब खेली जाएगी वो आपको बताएंगे। जिम्बाब्वे बड़ी जबरदस्त किस्म की ट्रायल सीरीज भी होस्ट करेगा, टेस्ट मैचेस भी खेलेगा, किसके साथ खेलेगा वो आपको बताएंगे। और दो अंपायर्स हैं आईसीसी के एलाइट अंपायर्स पैनल में मौजूद थे, उनको हटा दिया गया। ये क्या स्टोरी है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही भूलेगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर वन खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है कि न्यूजीलैंड के जो टॉम लैथम है हाथ में फ्रैक्चर के बाइस ये अब जो आपकी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो ओडीआई सीरीज खेली जानी है इससे वो बाहर हो चुके हैं। प्रैक्टिस करते हुए उनके हाथ पे फ्रैक्चर हुआ था, जिसके चलते अब उनको 4 वीक्स लगेंगे रिकवर करने के लिए। जी देखिए बिल्कुल, अब T20 सीरीज खत्म हो चुकी है और अब बारी है ओडीआई की। पाकिस्तान के हवाले से भी अपडेट ये है कि जो पाकिस्तान का ओडीआई स्क्वाड है अब वो नेपियर में इकट्ठा हो गया, यानी कि जो T20 के खिलाड़ी थे और जो ओडीआई के खिलाड़ी थे वो सारे असेंबल हो गए हैं, जिसमें बाबर आजम भी हैं, रिजवान भी हैं, नसीम शाह भी है, सारे आपके ओडीआई के स्क्वाड के प्लेयर हैं। जबकि T20 के स्क्वाड से भी जितने भी हैं, सलमान अली आगा हैं, हारिस रऊफ को आपको बताया, कल हमने आपको बताया था शामिल कर लिया गया स्क्वाड में। उस्मान खान थे, उनको भी ओडीआई स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। रिजवान के बैकअप के तौर पे वो अलग बात है कि ना उनको T20 में खास मौका मिला था, आखिरी मैच खेले थे, कुछ भी नहीं उन्होंने किया, और ना उनको ओडीआई में मौका मिलना है, लेकिन वो भी इस स्क्वाड में रहेंगे। फिर अगर आप बाकी बात करते हो तो सुफियान मुकीम है या बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं आपके, इरफान खान नियाजी वगैरह, ये सारे खिलाड़ी अब नेपियर में इकट्ठे हो गए और हफ्ते को मैच खेला जाना है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला ओडीआई, जो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 3 बजे खेला जाएगा। इसकी आपको प्लेइंग 11 भी फिर आपको बाद में बताएंगे नेक्स्ट शो में। लेकिन जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम, जी हां, टॉम लैथम हो गए हैं बाहर और अब कप्तानी सौंप दी गई है दोबारा से जो T20 के कप्तान थे माइकल ब्रेसवेल। तो ये वही टॉम लैथम है जिन्होंने चैंपियन ट्रॉफी में आपको तोड़ा था, याद है ना आपको, ये वही है। इनको कप्तानी दे दी गई है। प्लस न्यूजीलैंड ने और भी तब्दीलियां स्क्वाड में की है, क्योंकि जो विल यंग है उनके खिलाड़ी, उनके यहां बच्चे की पैदाइश है, जिसकी वजह से वो पहले ओडीआई में खेलेंगे लेकिन सेकंड और थर्ड ओडीआई में वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। उनकी खबर तो आपको पता है, इनके पास उनकी जगह रहती है कि किसका बच्चा होने वाला है। उनकी जगह रहा मारियो को जो है वो स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा हेनरी निकोल्स को जो है वो शामिल कर लिया गया माइकल ये टॉम लैथम की जगह। अब जो न्यूजीलैंड का अपडेटेड स्क्वाड है थोड़ा सा कमजोर जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि जो टॉम लैथम थे वो इस ओडीआई के सबसे बेस्ट खिलाड़ी थे इस टीम के ओडीआई में, क्योंकि शानदार खिलाड़ी हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में भी इन्होंने रन्स बनाए थे। लेकिन फिलहाल अब कप्तान ब्रेसवेल रहेंगे, अब्बास है, ये पाकिस्तानी नसाद, इनको मौका मिला है, अशोक हैं, मार्क चैपमैन, ये एक अच्छे खिलाड़ी हैं। इसके अलावा डफी हैं, मिचेल है, कैले, मारियू शामिल हो गए हैं, डेरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स और ओरके, बेन सीयर्स, नथन स्मिथ और विल यंग एक मैच के लिए रहेंगे। तो ये अब न्यूजीलैंड का अपडेटेड स्क्वाड है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज के लिए। बिल्कुल, जिसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है जी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ये फैसला कर लिया है कि वो स्टेडियम्स में जो वो इन्वेस्ट करेंगे, जिसके चलते जो है अब जो स्टेडियम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रह चुके थे, लाहौर में भी जो काम रहता था, आपको पता है कि लाहौर का काम भी पेंडिंग था, वहां पर भी काम किया जाएगा। और कौन कौन से ग्राउंड में होगा जी? देखिए बिल्कुल, आपको बताया था कि जो पीसीबी ने फैसला किया है कि जो लाहौर का कदाफी स्टेडियम है उसका रूफ टॉप भी बनाया जाएगा और एक और स्टैंड बनाया जाएगा। टोटल जो आपके कमर्शियल के और जो डायरेक्टर थे पीसीबी के, उन्होंने आकर डिटेल्स भी बताई थी कि टोटल जो हमने इनिशियली खर्च किया है वो भी 10 बिलियन हमने खर्च किया है, अभी 8 बिलियन जो है वो हमारे पास पड़ा हुआ है। तो अब पीसीबी ने फैसला कर लिया है कि वो जो 8 बिलियन है वो कैसे खर्च करना है और उसकी तकसीम कैसे की जाएगी। फैसला ये किया गया कि जैसे ही आपका पीएसएल खत्म होगा तो 2 बिलियन जो है वो लाहौर के कदाफी स्टेडियम में दोबारा से और पैसा लगाया जाएगा, 2 बिलियन, जहां पे लाहौर का रूफ टॉप लगाया जाएगा। इसके अलावा एक स्टैंड और बनाया जाएगा, कुछ जो आप कह लें कि इंक्लोजर हैं उनमें एक और स्टैंड बनाया जाएगा। तो इसके लिए 2 अरब मुख्तस कर दिए गए। इसके अलावा जो बड़ी खुशखबरी है जो ऑल ओवर पाकिस्तानी फैंस हैं, क्रिकेट फैंस, उसमें फैसलाबादियों के लिए जो हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, पीएसएल के बाद पीसीबी 2 बिलियन
इकबाल स्टेडियम में बनाएगा, जहां पर जो उनका ड्रेसिंग रूम है, जो बिल्डिंग्स है, मेन बिल्डिंग है और बाकी जो इंक्लूजन है, काम है सब क्लियर करेंगे। उन सब में पैसा लगाया जाएगा। 2 अरब रुपए फैसलाबाद के स्टेडियम में लगाया जाएगा। इसके अलावा बाकियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है, सिंध में, हैदराबाद के लिए, क्योंकि हैदराबाद में भी इंटरनेशनल क्रिकेट होती थी, हमें याद है पहले, लेकिन अब वहां पर क्रिकेट ही नहीं होती, बिल्कुल ही हैदराबाद सुनसान हो गई। अक्सर बारिश के माहौल में देखा जाता है कि वो पानी खट्टा हुआ होता है, ना कोई रखवाली ना कोई कामकाज, बिल्कुल ही उसको कोई पुरसाने हाल नहीं था। लेकिन अब पीसीबी ने फैसला किया कि 2 अरब रुपए, 2 बिलियन पीएसएल के बाद हैदराबाद के स्टेडियम में भी लगाया जाएगा। इसके अलावा जो आपका मुल्तान का स्टेडियम है, जहां पर अभी ऑलरेडी आपका पीएसएल वो होस्ट भी करता है, भी हो रही है, उस पे भी 2 अरब लगाए जाएंगे। तो आप देखिए कि मुल्तान का क्योंकि स्टेडियम छोटा है, लेकिन जब इसके ऊपर भी एक स्टैंड और बनेगा, नई बिल्डिंग इसकी बनेगी, तो मुल्तान का स्टेडियम भी अलग नई लुक देगा। हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस इसमें बनेंगे तो मुल्तान एक अलग ही लुक देगा। तो अब आप पहले तो ये भी बात हो रही थी कि जो पिंडी का स्टेडियम है, इसकी जो कैपेसिटी है, इसको बढ़ाने की भी काफी बात हो रही थी, चेयरमैन ने किया, लेकिन इसका अभी कोई खास उन्होंने कोई लेकिन जो बजट आया है 8 बिलियन का बजट है, वो इन 4 वेन्यूज पे लगाया जा रहा है, जो अभी तक अपडेट आई है। पिंडी में जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्स बना दिए, गुजारा किया पिंडी में इन्होंने चैंपियन ट्रॉफी को लेकर, वो खास काम नहीं किया इन्होंने पिंडी। वो गुजारे के हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस ही बनाया, और या फिर वो जो लाहौर की जो पुरानी चेयर्स इंस्टॉल कर दी, पुरानी चेयर्स थी लाहौर की, वो इधर लगा दी और लाहौर में नई चेयर्स लगा दी थी। लेकिन फिर आपको अपडेट दे दें, जो 8 बिलियन पीसीबी लगाने जा रहा है, जिनमें से 2 कदाफी स्टेडियम लाहौर में और लगाया जाएगा, 2 बिलियन फैसलाबाद के स्टेडियम में लगाया जाएगा जो इकबाल स्टेडियम है, 2 अरब आपका हैदराबाद के स्टेडियम में और 2 अरब मुल्तान में, मिलकर टोटल लगाया जाएगा, वो जितना भी हो जाए। लेकिन बहरहाल ये 8 बिलियन का टोटल बजट है जो इन स्टेडियम पे खर्च किया जाएगा। जिसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर। तो उन्होंने एक जो खत लिखा है आईसीसी को, जिसमें उन्होंने बीसीसीआई का रेवेन्यू जो है कम करने की बात की है, और खिलाड़ियों के हवाले से उन्होंने बात की है कि भाई लीग्स के अंदर जो खिलाड़ी जा रहे होते हैं, इनको जो एनओसी मिल रहा होता है बोर्ड की तरफ से, जिसकी वजह से मसले बनते हैं, तो ये खत्म किया जाए और एनओसी की जो शर्त है उसको खत्म कर देना चाहिए। मतलब तो फिर तो सारे ही लीग खेलेंगे। अजीब सा लेटर है भाई। देखिए, जो वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन है उसमें आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर मौजूद हैं, फीका भी इसको बोलते हैं, इंग्लैंड के हैं, साउथ अफ्रीका के हैं, न्यूजीलैंड के हैं, वेस्ट इंडीज के हैं और बांग्लादेश के भी क्रिकेटर इस एसोसिएशन के साथ रजिस्टर्ड है। उन्होंने आईसीसी को खत लिखा है, उन्होंने कहा है कि बीसीसीआई 40% रेवेन्यू लेता है, जो आईसीसी का ओवरऑल रेवेन्यू है, ये कम किया जाए, उनका रेवेन्यू 10% तक किया जाए। लेकिन मसला ये, उन्होंने खत लिखा किसको? उन्होंने जय शाह को खत लिखा, आईसीसी के हेड तो वही है, तो उन्होंने कहा सुननी है, लेकिन चले उन्होंने ये जो बात की है, उन्होंने कहा कि इसमें रेवेन्यू कम करना चाहिए। लेकिन दूसरी जो उन्होंने बातें की है वो थोड़ी सी अजीब सी भी है, क्योंकि उन्होंने ज्यादातर जो प्लेयर्स के हवाले से बात की है, और प्लेयर्स को आपको बताया कि आजकल आशिक हैं वो सिर्फ लीग्स के आशिक हैं। तो उन्होंने कहा है कि जी जो प्लेयर्स को हैं उनको एनओसी भी जब चाहिए होगा, किसी भी वो लीग खेलने के लिए जाना चाहते हो, तो उनको बोर्ड से पूछने की जरूरत नहीं है, बस वो जाएं, कॉन्ट्रैक्ट लें और जाके खेलें। बाहर में गया बोर्ड किसी को पूछे पछाए भी नहीं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। खैर, तो सारे फिर जाके लीगें खेलेंगे। बाकी उन्होंने कहा जी कि लीग के हवाले से और भी इस लेटर में काफी सारी जो शिकें लिखी हुई हैं वो यही लिखी गई हैं कि लीग्स के हवाले से कि प्लेयर्स को खुली लीग्स खेलने की इजाजत दी जाए, कोई रुकावट ना आए बीच में। प्लस उन्होंने एक अच्छी बात की है कि जो वो एक उनमें से अच्छी बात भी है कि जो भी प्लेयर्स इवन लीग्स खेल रहे हो या कोई भी फ्रेंचाइज क्रिकेट या कहीं भी वो खेल रहे हो, तो उसके ऊपर प्लेयर्स के ऊपर मजीद निगाह डाली जाए और रखी जाए, ताकि कोई भी स्कैंडल या फिक्सिंग वगैरह से बचाया जाए। तो इस पर थोड़ी सी कानून सख्ती होने चाहिए, ये एक उन्होंने अच्छी बात कही है। बाकी भी इस तरह की काफी सारी उन्होंने बात कही है, लेकिन ज्यादातर जो बातें उन्होंने की गई हैं, क्योंकि है भी वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन, तो क्रिकेटर के फायदे के लिए बात की गई है, और उसमें ज्यादातर क्रिकेटर का जो आजकल फायदा होता है वो लीग्स के हवाले से ही होता है, और जो प्लेयर्स की ख्वाहिशात रहती हैं वो लीग्स के हवाले से रहती हैं। तो वो उन्होंने आईसीसी को भी जो खत लिखा है उसमें लीग के हवाले से रखा है। विंडो के हवाले से बात की गई है कि जी एक्स्ट्रा विंडो दी जाए लीग्स के लिए, जहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट हो ही ना, और बहुत सारी ऐसा टाइम हमें मिल जाए कि हम भरपूर लीग्स खेल सकें। तो थोड़ा सा ये उस हवाले से फिर आपने चलो जो ओवरऑल बीसीसीआई के रेवेन्यू कम करने की बात की गई, चलो उस पर फिर भी शायद आप बात कर सकते हो, लेकिन जो उन्होंने ओवरऑल लीग्स की इतनी ज्यादा बातें कर दी हैं कि लीग्स, वो फिर आप अगर कोई रियल पॉइंट भी उठाने के लिए जाओगे तो फिर उसकी वैल्यू नहीं रहती। बिल्कुल। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक T20 सीरीज जो है खेली जानी है, और ये एग्जैक्टली जो आपका एशिया कप है उससे पहले ये सीरीज जो है शेड्यूल है, और दोनों के दरमियान होगी। मैं भी कल भी दाऊद से बात कर रहा था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो क्रिकेट ज्यादा होनी चाहिए, ताकि मजीद जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो। लेकिन वो थोड़ा सा यहाँ जो आप पाकिस्तान की तरफ आने से थोड़ा सा मसला कर रहे होते हैं। कब है जी ये सीरीज? देखिए, बड़ी ही अच्छी बात है कि एफटीपी के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ 3 T20 खेलने, और वो पाकिस्तान में होने हैं।
और ये जो पाकिस्तान का दौरा है बांग्लादेश होगा, आपको पता है ना कि पाकिस्तान ने 2 बार बांग्लादेश से खेलनी है। जब बांग्लादेश के चेयरमैन, बांग्लादेश के हेड पाकिस्तान आए हुए थे, तो पीसीबी मोहसिन नकवी से जब मुलाकात हुई थी तो ये फैसला किया गया था कि एफटीपी में तो एक पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज थी जो मई में है, कहा गया था कि 1 जुलाई में भी रख लेते हैं, तो वो फिर पाकिस्तान बांग्लादेश जाकर खेलेगा। तो जब पाकिस्तान बांग्लादेश जाकर खेलेगा, अभी उस पर फैसला नहीं किया गया कि 3 T20 3 ODIs ही होंगे या फिर 5 T20 उस पे हो जाएंगे, अभी वो फैसले करने बाकी हैं। पाकिस्तान में आएंगे वो तो 5 है। हाँ, उसके वाले से भी वही बात है, अभी उसका भी हतमी फैसला तो करना ही है ना, लेकिन उसके दोनों का फैसला यही किया जा रहा है कि 5 T20 कर दिए जाए ताकि हमें तैयारी करने का मौका मिल जाए एशिया कप में। लेकिन अब खबर यह है कि जब पाकिस्तान बांग्लादेश जाएगा जुलाई में, और जुलाई से जैसे ही वापस आएगा तो पाकिस्तान 3 T20 अगस्त में पाकिस्तान, अगस्त के पहले हफ्ते के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ 3 T20 इन पाकिस्तान खेलेगा। उम्मीद की जा रही है कि शायद वो लाहौर को मिलेंगे या कहीं भी यहीं पर ही होंगे मैचेस, और उसके बाद पाकिस्तान T20 होंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान 3 T20 खेलेंगे और उसके बाद दोनों टीमें रवाना हो जाएंगी प्रोबेबली दुबई, क्योंकि दुबई फिर एशिया कप होस्ट करेगा जो इंडिया के पास है। तो ठीक एशिया कप से पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान पाकिस्तान में 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेंगे, जो एक तैयारी भी हो जाएगी एशिया कप की, और फिर दोनों टीमें दुबई चले जाएंगे। ठीक है, अब वो श्रीलंका जाता है, लेकिन अभी तक जो चांस लग रहा है, क्योंकि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में जीत भी गई है, तो उस हवाले से ज्यादा चांसेस यही है कि बीसीसीआई दुबई को ही प्रेफरेंस देगा एशिया कप के लिए। तो फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान चले जाएंगे। लेकिन अली साहब, ये कितनी अच्छी और शानदार सीरीज रहेगी, क्योंकि अफगानिस्तान अब अच्छी टीम हो गया, प्लस वो पाकिस्तान के साथ बड़े जज्बे के साथ खेलते हैं। मुझे लगता है कि बिस्को बल्कि 5 T20 जो है वो होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है होगा। ठीक है, मैं वैसे बात करूं कि मजीद जो है आप इसको और सीरीज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों के दरमियान अब बड़ा एक टफ जो है वो कंपटीशन आ चुका है। अब पाकिस्तान इंडिया में तो नॉर्मली हमें नजर आ रहा होता है कि पाकिस्तान वन साइड हार जाएगा, लेकिन अफगानिस्तान के साथ जो आपका मुकाबला है वो बड़ा बेहतरीन होता है। वो सही जोर लगाते हैं, इधर से हमारे जो है वो जोर लगाते हैं, तो बहुत मजेदार सीरीज होगी और इसके लिए मैं बड़ा एक्साइटेड। क्योंकि ना मैं इशू ये भी है कि इस बार आपका एशिया कप बहुत बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि इस बार एशिया कप में 6 टीमें नहीं है, 6 टीम्स नहीं है एशिया कप में। एशिया कप में 8 टीम्स रखी गई हैं, 4 छोटी टीम्स हो आप कह लो कि होंगी, तो बहुत ज्यादा टीम्स बन जाती हैं। 2 जो छोटी टीम्स हैं वो पाकिस्तान इंडिया के ग्रुप में होंगी, और एक छोटी जो टीम होगी वो अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के ग्रुप में होगी। मतलब ये यूएई, हांगकांग और ये नेपाल को भी शायद डाल दिया जाए, तो इन टीमों को मिलाकर अगर आप देखोगे तो 8 टीम्स रखी जाएंगी। और इस बार एशिया कप भी 20 मैचेस का होगा, T20 काफी बड़ा एशिया कप है। तो इस वजह से आपको पता है कि जो बांग्लादेश के बाद जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज खत्म होगी, शायद वो अगस्त तक भी खींच के चली जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज का दौरा भी करना है। तो अगर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का दौरा करके जब आएगा और फिर पाकिस्तान बांग्लादेश जाएगा, तो फिर आप ये कह लो कि बड़ा ही बहुत ही टफ शेड्यूलिंग हो जाएगी, बहुत ही कम विंडो होगी। मैक्सिमम पाकिस्तान के पास कोई 1 हफ्ता ही निकलेगा, जिसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ 3 T20 खेलेगा और फौरन फिर दोनों टीमें दुबई चली जाएंगी एक बड़ा एशिया कप खेलने के लिए। और फिर आपको पता है कि ऑलरेडी पाकिस्तान का शेड्यूलिंग टफ ही आगे, पीएसएल के बाद तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट ही क्रिकेट है। बिल्कुल जी। इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है जिम्बाब्वे के हवाले से। तो जिम्बाब्वे जो है वो एक ट्राई सीरीज जो है वो होस्ट करने जा रहा है, और ये जिम्बाब्वे के लिए एक बहुत बड़ा आप कह लेंगे शूट आउट है या क्रिकेट की तरफ से कि यार कितना बेहतरीन जो है उनको सीरीज खेलने को मिलेगी, जिसमें एक साउथ अफ्रीका को वो लेंगे, साथ जो है न्यूजीलैंड होगा, और ये तीनों मिलकर जो है ट्राई नेशन सीरीज खेलेंगे, जिसका सारा फायदा जो है जिम्बाब्वे को पहुंचेगा कि जिम्बाब्वे की क्रिकेट बेहतरी की तरफ आएगी। देखिए, ना सिर्फ ट्राई नेशन सीरीज खेलेंगे बल्कि एक बहुत ही तवील किस्म के दौरे हो रहे हैं न्यूजीलैंड के और साउथ अफ्रीका के जिम्बाब्वे। सबसे पहले साउथ अफ्रीका जाएगा जिम्बाब्वे, जहां पर वो 2 टेस्ट मैचेस खेलेगा, और उसके बाद ये टेस्ट मैचेस 28 जून से 10 जुलाई तक खेले जाएंगे, जो शेड्यूल भी जारी कर दिया। पहला टेस्ट मैच 28 जून से 2 जुलाई, दूसरा टेस्ट मैच 6 जुलाई से 10 जुलाई। पहले जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच खेलेंगे, फिर उसके बाद 14 जुलाई से आगाज हो जाएगा ट्राई नेशन सीरीज का। और ये ट्राई नेशन सीरीज भी बहुत बड़ी ट्राई नेशन सीरीज होगी, आपकी इतना फुद्दू वाली ट्राई नेशन सीरीज नहीं होगी जो आपने दो से खेले, एक उससे खेला, आपने एक मैच खेला, आपने एक मैच खेल के छुट्टी करा गए। वो ट्राई, मैंने जिंदगी में कभी ऐसी ट्राई नेशन सीरीज कम से कम ट्राई नेशन में 5 मैचेस होने चाहिए आपके, 5 से 6। 2 हर टीम, एक टीम से 2 मैच खेलती है, यानी कि 2 साउथ अफ्रीका से खेलो, 2 न्यूजीलैंड से खेलो, और फिर एक आपका फाइनल बनता है। ये होता है, ये नहीं होता फुदू खादा जो आपने किया। आपने कहा बस एक साउथ अफ्रीका से खेले, एक न्यूजीलैंड से खेले और एंड कर दें। तो पहले तो आपकी एक प्रॉपर ये ट्राई नेशन सीरीज होगी, और फिर इसके बाद न्यूजीलैंड के साथ भी जिम्बाब्वे के टेस्ट मैचेस हैं, और ये टेस्ट मैचेस का आगाज 30 जुलाई से होगा। तो ये तकरीबन 1.25 महीने का दौरा है
साउथ अफ्रीका का भी और न्यूजीलैंड का भी बीच में एक टीम चली जाएगी और बीच में ट्राई नेशन सीरीज भी है, तो बल्ले बल्ले होगी भाई जिम्बाब्वे नहीं, की। नहीं, बिल्कुल बड़ी उनकी बात है जी। इकोनॉमी को भी बहुत बूस्ट अप मिलेगा क्योंकि ये सीरीज भी अच्छी बिकेंगी। खैर जिसके बाद खबर आ रही है 2 अंपायर्स को लेकर, तो 2 अंपायर्स को जो है एलीट पैनल जो अंपायर है उससे हटा दिया गया और 2 अंपायर्स को ऐड कर दिया गया आईसीसी की जानिब से। कौन है जी 2 दिन को हटाया गया और जिनको ऐड किया गया? 2 दिन पहले आईसीसी ने इस पर फैसला किया और इस पर काफी फैंस का जो रद्देमल जो काफी ज्यादा आ रहा और फैंस काफी आईसीसी को इस पर क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। बिलखसूस जो माइकल गॉफ हैं जो एक बहुत ही बेहतरीन अंपायर हैं, ठीक है लोग बताते हैं कोई एक आदमी का डिसीजन इधर उधर हो भी जाए तो इंसान है, कौन सा ऐसा अंपायर है जिसका इधर उधर डिसीजन ना हो, लेकिन माइकल गॉफ एक वन ऑफ द बेस्ट अंपायर थे आईसीसी का जो एलीट पैनल है, लेकिन उससे उनको रिमूव कर दिया। इनके साथ जो विल्सन को भी कर दिया था रिमूव, माइकल गॉफ को भी कर दिया था, लेकिन माइकल गॉफ का सबको हैरानी हुई है। तकरीबन 99% जो फैंस है वो हैरान है कि यार इनको आईसीसी को ऐसे रिमूव नहीं करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल अब आईसीसी का डिसीजन था कि अब उनको एलीट जो आईसीसी का पैनल है उससे रिमूव कर दिया गया और 2 नए अंपायर्स डाल दिए गए हैं जिसमें एक एलेक्स वार्फ है और दूसरे अलाउद्दीन पालेकार हैं। इवन अगर आप देखो इस टाइम करंटली जो आईसीसी के पैनल में आपको बेकार अंपायर नजर आते हैं, इंडिया के जैसे अंपायर्स हैं बहुत सारे, नतिन हो गए या बाकी बहुत सारे आपको नजर आते हैं, चौधरी साहब हैं, बहुत ही अगर आप देखो तो बहुत ही मतलब मैं क्या करूं बिल्कुल दरमियाने किस्म के अंपायर हैं। पाकिस्तान में भी अब अलीम डारा वैसे अंपायर नहीं रहे, तो इवन आप एशिया में अगर आप अंपायरिंग स्टैंडर्ड देखो तो बहुत ही आपको कम नजर आता है, लेकिन माइकल गॉफ जिस तरह के अंपायर थे इनको हटाना ये बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी है। तो उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो कर लीजिए इंस्टाग्राम को, और आप जाइए इनको फॉलो बिल्कुल इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिए और इनको भी फॉलो कीजिए। फॉलो कीजिए मौजूद ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिर ऑप्शन नेक्स्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।